बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अफजल चौधरी और हम नए वीलॉग के साथ हाजिर हैं। जैसा कि E1 E2 यूएसए के लिए हमने एक वीलॉग किया था, मैं और शाहजेब ने। तो उसमें हमने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि हम नया एक वीलॉग करेंगे L1 पे, क्योंकि L1 को समझने के बाद ही आपको E1 E2 और L1 के जो कैटेगरीज है, जो इनमें डिफरेंस है, उसको पता चलेगा। तो मेरे साथ L1 के जो स्पेशलिस्ट हैं वो शाहजेब इकबाल मौजूद है इस वक्त। शाहजेब इकबाल अभी E1 E2 का, जैसे पिछली वीडियो के अंदर हमने आपको एक कंप्रीहेंसिव मगर प्रिसाइज एक व्यू दिया था, इसी तरह आज शाहजेब L1 का आपको एक प्रिसाइज करके लेकिन कंप्रीहेंसिव एक व्यू आप लोगों की खिदमत में। जी शाहजेब जी। जी जॉय साहब, बहुत शुक्रिया आपके इंट्रोडक्शन का। यस, जैसे हमने कहा था कि हम L1 पे आपको थोरो इन्फॉर्मेशन देंगे। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं और आपके साथ इस बारे में बात करता हूं। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया, जो E1 E2 जो वीज़ाज हैं उनका नाम ट्रीटी ट्रेडर वीज़ा या ट्रीटी इन्वेस्टर वीज़ा है। जब हम ट्रीटी की बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि यूएसए के कुछ ऐसे ममालिक हैं जिनके साथ मुआहदे साइंड हैं, उसमें यूएई और पाकिस्तान भी शामिल है। E1 और E2 का L1 वीज़ा के साथ जो बेसिक डिफरेंस ये है कि कुछ ममालिक हैं जो जिनका यूएसए के साथ E1 या E2 पे कोई मुआहदा साइन नहीं है, जिसमें इंडिया शामिल है। तो हमारे ऐसे दोस्त जो यूएई में मौजूद हैं, इंडियंस हैं, और वो E1 या E2 वीज़ा से बेनिफिट नहीं ले सकते, उनके लिए L1 वीज़ा मौजूद है। लेकिन अगर कोई ऐसे इंडियन नेशनल्स जो पाकिस्तानी बेस्ड कंपनी या यूएई बेस्ड कंपनी के में काम कर रहे हैं, तो वो इस एक्सेप्शन से फ़ायदा उठा सकते हैं। E1 के अंडर भी वो एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, लेकिन L1 वीज़ा हमारी नज़र में ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी है। उसकी वजह मैं आपको अब बताता हूँ। L1 को फर्दर 2 कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है, L1A और L1B। एग्जीक्यूटिव्स और मैनेजर लेवल के जो लोग हैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वो L1A वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और जिनके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, जैसे इंजीनियर्स हैं और कंपनी से रिलेटेड सारे स्पेशलाइज्ड काम वो करते हैं, ऑडिटिंग वो करते हैं, ऑपरेशंस वो करते हैं, तो वो L1B वीज़ा के अंदर क्वालिफाई कर सकते हैं। उनको ये दिखाना है कि उनका फॉरेन कंपनी के साथ कोई रिलेशनशिप इस्टेब्लिश है, जैसे यूएसए में एक कंपनी ऑलरेडी रनिंग है और यूएई में उसी की सब्सिडरी कंपनी यूएई में मौजूद है, और वो उस कंपनी के साथ एटलीस्ट 1 साल काम कर चुके हैं इन द प्रीसीडिंग 3 years, तो वो एलिजिबल हैं और वो क्वालिफाई कर जाएंगे L1 वीज़ा के लिए। जो और इसकी इंटेंशन ये है कि उनकी जो नीयत है वो यूएसए जाने की है, और यूएसए में जाके उसी कंपनी के साथ काम करने की है जिसके साथ वो 1 साल कबल काम कर रहे हैं। इसमें हमें क्या रिक्वायर्ड है? हमें जो किसी भी अच्छी केस को प्रिपेयर करने के लिए एनुअल रिपोर्ट्स हैं और टैक्स रिटर्न्स हैं 3 सालों की, हमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी ताकि हम देख सकें कि कंपनी की नेटवर्थ क्या है। कंपनी के ब्रोशर्स और मार्केटिंग मटेरियल हमें बहुत हेल्प करते हैं ताकि हम इस्टेब्लिश कर सकें कि कंपनी कितने अरसे से काम कर रही है। ऑफिस लीज यूएसए में और यूएई में या पाकिस्तान में वो लीज एग्रीमेंट्स कब से साइन है, हमें उनकी एविडेंस देखनी होती है। एविडेंस ऑफ फॉरेन कंपनीज ओनरशिप, जब भी यूएसए में कंपनी खुली, उसकी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हुआ, हमें उसकी एविडेंस चाहिए होगी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स को स्टेब्लिश करेगी। और चार्ट जो है, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है जो कंपनी का, जिसमें एम्प्लॉयज भी शामिल हैं, कैश फ्लो भी शामिल है, उसमें और ऑडिटेड रिकॉर्ड्स हैं और उनकी जितनी भी पुराने ऑडिट्स हुए हैं उसकी इंफॉर्मेशन, ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम इन डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद आप तक फाइनल असेसमेंट पहुंचाते हैं।
अदर रिक्वायरमेंट्स में जैसे मैंने पहले बताया, कंपनी ब्रोशर्स हैं, मार्केटिंग मटेरियल है, ऑफिस लीज है, ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स हैं, जॉब ऑफर लेटर बहुत ज़रूरी है। ये आपको यूएई में जब जॉब ऑफर हुई उस वक्त आपकी सैलरी क्या थी, और अब अगर आप यूएसए जा रहे हैं तो अब आपकी सैलरी क्या होगी। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है। अच्छा, L1 के लिए एक बहुत अच्छी जो आपके पास पोजीशन है वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि यूएसए में ही ऑलरेडी कंपनी काम कर रही हो। अगर आप पेरेंट कंपनी यूएई में चला रहे हैं और आप उसका ब्रांच ऑफिस खोलने यूएस जाना चाहते हैं, तो ये है वो बेसिक डिफरेंस जो E1 और E2 के है के दरमियान है। वो ये है कि आपकी कंपनी अगर यूएई में बेस्ड है और आप वहां पर जाके अपनी कंपनी खोलना चाहते हैं और इवेंचुअली आप परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई करना चाहते हैं, तो L1A और L1B वीजा आपके लिए है, ताकि आपको ये टेंशन ना रहे कि खुदा ना खास्ता अगर आपकी कंपनी ऑपरेशन करना यूएसए में छोड़ देती है तो आप कोई और बिजनेस भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। बेनिफिट्स इसमें क्या है? जॉब ऑफर की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी इस कंपनी में काम कर रहे होंगे, तो आपको वहां पर जॉब की रिक्वायरमेंट जरूर ऑफर की जरूरत नहीं है। पीरियड ऑफ स्टे पहले 3 साल आपको वीजा मिलता है, जिसको आप 7 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके बाद आप परमानेंट वीजा अप्लाई कर सकते हैं यूएसए में 7 साल गुजारने के बाद। आपके स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ और आपके डिपेंडेंट चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 18 भी आपके साथ ट्रैवल कर सकते हैं। एजुकेशनल रिक्वायरमेंट इसमें बिल्कुल नहीं है। आपको कोई शो नहीं करना कि आपके पास मास्टर्स, बैचलर्स या पीएचडी की डिग्री मौजूद है। और इस वीजे को, L1 वीजे को ड्यूअल इंटेंट वीजा कहा जाता है। जैसे कि आप शुरू में नॉन इमिग्रेंट जाएंगे, लेकिन इन द एंड ऑफ द डे आप परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसी वजह से हमें लगता है कि L1A और L1B वीजास E1 और E2 वीजा से कदरे ज्यादा बेहतर है, आपकी बेनिफिट्स ज्यादा हैं। टाइमलाइन इसमें क्या है? हम केस प्रिपेयर करते हैं, आप किसी भी एडवोकेट, सोलिसिटर या एडवाइजर के साथ अपनी फाइल शेयर करते हैं, आपकी इंटरव्यू की स्केड्यूल किया जाता है, आपकी तमाम रेलेवेंट फॉर्म्स को कंप्लीट किया जाता है, लीगल रिप्रेजेंटेशंस बनाई जाती हैं, आप अपने L1 फी पे करते हैं अथॉरिटीज़ को, आपका इंटरव्यू स्केड्यूल होता है। आपके इंटरव्यू को स्केड्यूल करने से पहले आपकी तमाम डॉक्यूमेंटेशन यूएस एम्बेसी तक पहुंचती है, ताकि अटेंड कर सकें इंटरव्यू, और केस वर्कर ने आपकी फाइल बगौर पढ़ी हो और उसके बाद फैसला आता है, जिसके ऊपर कोई ऐसा डिफाइंड टाइमलाइन नहीं है। आजकल कोविड के दिन है, ये 6 से 8 महीने ले सकती है। जी अफजल भाई, ये थे जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन था L1 वीजास का। ओवर टू यू। जी शाहजेब, आपने बड़ा ही खूबसूरत तरह से आपने इसको प्रिसाइज किया, और मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं, ये बड़ा कम्प्रीहेंसिव एक अंदाज था जिस तरह से आपने इनको बयान किया कि E1, E2 और L1 वीजा में फर्क क्या है। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें मेजर जो डिफरेंस आपने दो बताए, कि एक तो जो L1 वीजा है ये इमिग्रेशन को लीड करता है, जबकि E1, E2 जो वीजास है उसके अंदर जब तक आपकी कंपनी वहां सर्वाइव करेगी तब तक आप वहां पे सर्वाइव करेंगे। दूसरा जो ट्रीटी राइट्स का आपने बताया कि वो ट्रीटी ट्रेड है, ट्रीटी इन्वेस्टमेंट वाले वीजाज है E1, E2, तो उसके अंदर वही सिर्फ कंट्रीज फॉल करते हैं जिनके साथ ट्रीटी राइट्स, वहां ट्रीटी आपकी वहां पे साइंड है जिन कंट्रीज की। लेट्स सपोज मेरे दोस्त, जो इंडियन दोस्त दुबई में रहते हैं, वो इस उसमें फॉल नहीं करते, वो L1 में फॉल करते हैं। तो कोई भी क्यूरी हो, हमारे जो व्यूअर्स, हमारे जो दोस्त लोग देख रहे हैं, किसी किस्म की कोई भी क्यूरी हो तो आप हमारे हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं। पाकिस्तान का नंबर भी चल रहा है, हमारी कंपनी का दुबई का नंबर भी चल रहा है, और शाहजेब इकबाल जो माहिर कानून है, स्पेशली इमिग्रेशन के माहिर कानून, मेरे साथ है।
और किसी भी टाइम आप हमें कॉल कर सकते हैं, नो हेजिटेशन। और दोनों नंबर्स हमारी स्क्रीन पे चल रहे हैं। अगले हमारे वीलॉग का वेट कीजिए, क्योंकि इमिग्रेशन के ऊपर वीलॉग आपको बड़े अहम और बड़े प्रिसाइजली मगर कंप्रीहेंसिव अंदाज में वीलॉग आपको मिलते रहेंगे। वीजा वाइज जो हमारे कंसल्टेंट्स हैं, वीजा वाइज कंसल्टेंट्स, इसकी वेबसाइट जो है इसको भी विजिट करते रहा करें। नई से नई चीजें हम इसके ऊपर डालते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।